डियर स्टूडेंट, आज की जो अपनी क्लास है दैट विल बी कंसर्न विद साइकोफार्माकोलॉजी। जब भी नाम आता है साइकोफार्माकोलॉजी का तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की स्टडी है जिसके अंदर अपन उन ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि सीएनएस से रिलेटेड डिसऑर्डर को ट्रीट करने के काम आती हैं। अब इसमें अपन देखें सबसे पहले कि साइकोफार्माकोलॉजी जो आपकी है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आपके कंसीडर होंगे। उसमें सबसे पहले अपन देखें, एक तो ऐसी ड्रग हैं जो कि साइकेट्रिक इलनेस के ट्रीटमेंट में काम आती हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें साइकेट्रिक इलनेस की, तो साइकेट्रिक इलनेस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये दो तरह की आपकी रहती है, एक तो साइकोसिस टाइप की और दूसरी आपकी न्यूरोसिस टाइप की। इसका मतलब अपन बात करें कि साइकेट्रिक इलनेस जो आपकी है या साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर आपने है उसको दो तरह से अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आपका साइकोसिस और दूसरा आपका न्यूरोसिस। तो यहाँ पर ने बात करी साइकेट्रिक इलनेस, साइकेट्रिक इलनेस। तो साइकेट्रिक इलनेस जो आपकी मैंने बताया जैसा कि एक तो आपका है साइकोसिस और दूसरा आपका है न्यूरोसिस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइकोसिस क्या होगा और न्यूरोसिस क्या होगा। दो तरह के पेशेंट अपने पास में हैं, एक साइकोसिस वाला है और दूसरा वाला न्यूरोसिस वाला है। तो यहाँ पे अपन देखें, यदि साइकोसिस है इसका मतलब पेशेंट के अंदर जो इनसाइट जो आपकी है वो प्रेजेंट होगी, सॉरी वो एब्सेंट होगी। इनसाइट जो आपकी है वो एब्सेंट होगी। इनसाइट एब्सेंट का मतलब सीधा सा है कि वो पेशेंट आपका बिल्कुल भी अपनी इलनेस से रिलेटेड अवेयर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का मतलब है उसके अंदर इनसाइट जो आपकी है वो प्रेजेंट होगी। इसका मतलब है वो पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा या अपन कहें कुछ अपनी बीमारी को लेकर के, अपनी डिजीज़ को लेकर के, अपने डिसऑर्डर को लेकर के अवेयर होगा। तो अपन कह सकते हैं एक साइकोसिस है, दूसरा आपका न्यूरोसिस है। अब हम देखें कि जो साइकोसिस आपका है इसको अपन डिवाइड करते हैं दो तरह से। एक तो अपन डिवाइड करते हैं इसको फंक्शनल डिसऑर्डर में, ये फंक्शनल डिसऑर्डर, और दूसरा आपका रहता है अफेक्टिव डिसऑर्डर। अफेक्टिव डिसऑर्डर, यहां पर ने देखा फंक्शनल डिसऑर्डर, इसका मतलब सीधा सा है वो पेशेंट के जो फंक्शनिंग है उस फंक्शनिंग के अंदर वो दिखाई देगा, उसके मूवमेंट के अंदर दिखाई देगा। इसका मतलब सीधा सा है कि फंक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज उसकी आ रही हैं उसके अंदर वो डिसऑर्डर आपका दिखाई देगा। और फंक्शनल डिसऑर्डर जो आपका है इसका जो एग्जांपल आपका है वो है साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया, पागलपन। दूसरी अपन बात करें अफेक्टिव डिसऑर्डर। अफेक्टिव डिसऑर्डर का सिंपल सा मतलब है कि ये उस पेशेंट के अफेक्शन से रिलेटेड जो मूवमेंट्स होंगे या अफेक्शन से रिलेटेड जो पार्ट होगा, उसके लगाव से रिलेटेड जो पार्ट आपका होगा, उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर आपके होंगे वो कहलाएंगे आपके अफेक्टिव डिसऑर्डर। और अफेक्टिव डिसऑर्डर को अपन तीन तरह से डिवाइड कर देते हैं। एक तो है आपका डिप्रेशन, डिप्रेशन पहला। दूसरा आपका है मैनिया और तीसरा आपका है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये अपना फ्लो चार्ट बन गया। अब जो फ्लो चार्ट अपना बनाए इसमें अपन दूसरी चीज जो लेके चल रहे हैं न्यूरोसिस। मैंने पहले कहा था कि इनसाइट इसके अंदर प्रेजेंट होगी। इसका मतलब जो पेशेंट है उससे आप कहोगे आप मेडिसिन ले लो, वो आपकी बात को मानेगा। यदि आप कहोगे पानी पी लो तो आपकी बात को मानेगा। इसका मतलब सीधा सा है उसके अंदर इंसाइट है या अवेयरनेस है, इसलिए अपन कहते हैं इसको न्यूरोसिस। तो न्यूरोसिस आपकी है, इसके अंदर इंसाइट प्रेजेंट आपकी होगी। अब न्यूरोसिस के अंदर कौन कौन सी
डिजीज़ या डिसऑर्डर आपके होंगे। इसमें सबसे पहले अपन लेके चलते हैं वो है फोबिया, डर। दूसरा आपका है इसके अंदर एंजाइटी, एंजाइटी। तीसरा आपका है इसके अंदर ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और चौथा जो आपका है इसके अंदर उसको अपन लेके चलते हैं पीटीएसडी। तो मैं डिस्कस कर रहा था साइकोसिस के अंदर यदि अपन साइजोफ्रेनिया की बात करते हैं तो साइजोफ्रेनिया के केस में अपने ब्रेन के अंदर जो लिम्बिक सिस्टम है उसके अंदर डोपामाइनर्जिक जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी वो काफ़ी ज़्यादा होंगी, ओवर एक्टिव होंगी। और वो ओवर एक्टिव जो आपका होगा वो D2 रिसेप्टर के कारण होगा। इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे साइजोफ्रेनिया के अंदर लोग D2 रिसेप्टर जो आपका है वो हमेशा ओवर एक्टिव होगा। ओवर एक्टिव, ठीक है। इसका मतलब सीधा सा है कि ब्रेन के अंदर या ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम आपका है उस लिम्बिक सिस्टम के अंदर डोपामाइन का जो लेवल है आपका बड़ा है और उस डोपामाइन के लेवल के बढ़ने के कारण जो D2 रिसेप्टर आपका है वो ओवर एक्टिव हो चुका है। उसके कारण क्या होता है आपका साइजोफ्रेनिया। अगला अपन देखें, यदि अपन बात करें अफेक्टिव डिसऑर्डर की, अफेक्टिव डिसऑर्डर जो आपका है उससे पहले हाँ एक बात और करें कि साइजोफ्रेनिया के केस के D2 रिसेप्टर जो आपका है एक तो ये ओवर एक्टिव होगा, साथ के साथ में ब्रेन के अंदर ही दूसरा रिसेप्टर आपका रहता है उसका नाम है 5HT2। इसका मतलब सेरोटोनर्जिक जो एक्टिविटी आपकी हैं वो भी ओवर एक्टिव होंगी और उन सेरोटोनर्जिक एक्टिविटी के अंदर जो रिसेप्टर आपका है वो आपका 5HT2 इन्वॉल्व होगा। ये किस में है आपका साइजोफ्रेनिया के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं अफेक्टिव डिसऑर्डर की। अपन बात करें यहाँ पे अपन ने देखा अफेक्टिव डिसऑर्डर को 3 तरह से डिवाइड किया था। एक तो आपका डिप्रेशन, दूसरा आपका मेनिया और तीसरा आपका बाइपोलर डिसऑर्डर। अब हम इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ अपन ने ले लिया डिप्रेशन, यहाँ हमने ले लिया मेनिया और यहाँ हमने ले लिया बाइपोलर डिसऑर्डर। इन तीनों को अपन ने क्या कह दिया अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब हम यहाँ देखें कि डिप्रेशन जो आपका हुआ है वो किसके कारण होगा। यहाँ सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि डिप्रेशन यदि आपका हुआ है इसका मतलब ब्रेन के अंदर जो 5HT का लेवल है, 5HT का लेवल याद रखिए 5HT का लेवल आपका हमेशा कम होगा। 5HT या अपन कहें सेरोटोनिन, ये 5HT का लेवल आपका अलग अलग तरीके से हो सकता है। रीअपटेक बढ़ने के कारण हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट रिसेप्टर से रिलेटेड आपका हो सकता है, ठीक है। अब हम देखें कि 5HT का लेवल आपका कम हो गया। अब यहाँ पे अपन देखें कि 5HT के लेवल जो आपका कम हुआ है उसके कारण डिप्रेशन हुआ है। अगला अपन लेके चल रहे मेनिया। मेनिया की अपन बात कर रहे 5HT का जो लेवल डिप्रेशन के अंदर कम हुआ है, साथ के साथ में एक और लेवल न्यूरोट्रांसमीटर का जो आपका है वो कम होगा, वो आपका है नोरएड्रेनालिन। दोनों का लेवल आपका कम हो गया, कहाँ पर ब्रेन के अंदर, तो उस कारण से होता है आपका डिप्रेशन। अगला आपका है मेनिया। मेनिया का सिंपल सा मतलब है ये आपका है हाइपर एलिवेशन ऑफ ब्रेन विद डिस्ट्रक्टिव आइडिया। मेनिया के केस में हमेशा जो ब्रेन है उसका हमेशा हाइपर एलिवेशन होगा और विद डिस्ट्रक्टिव आइडिया। इसका मतलब सीधा सा है मेनिया के केस में हमेशा नेगेटिव आइडियाज आपके आते हैं। तो जो मेनिया आपका है इसका मतलब क्या हो गया हाइपर एलिवेशन ऑफ ब्रेन, किसके साथ में विद डिस्ट्रक्टिव बोल दीजिए या नेगेटिव बोल दीजिए, नेगेटिव आइडियाज। अगला अपन देखें कि जब मेनिया आपका हुआ है उसके केस में कभी भी पॉजिटिव आइडिया नहीं आते। इसके बाद में
कंसीडर करते हैं हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के केस में अपन कहें यहाँ पर दो तरह की फेज आपकी होंगी। पहली जो फेज आपकी रहती है वो आपकी रहती है मैनिक फेज। मैनिक फेज इसका मतलब सीधा सा है हाइपर एलिवेशन ऑफ ब्रेन आपका होगा ही होगा। और जो दूसरी फेज आपकी रहती है मैनिक फेज के बाद में ये कन्वर्ट होता है आपका डिप्रेसिव फेज के अंदर, इसलिए अपन कहते हैं इसको बाइपोलर डिसऑर्डर। तो यहां पे अपन ने देखा तीन तरह के थे, आपका डिप्रेशन था, मैनिया था और बाइपोलर डिसऑर्डर। ये तीनों किसके पार्ट थे? आपके अफेक्टिव डिसऑर्डर आपके थे। डिप्रेशन जो आपका था उसके केस में 5-HT या सेरोटोनिन का लेवल आपका कम होता है, नॉर एड्रेनलिन का लेवल आपका कम होता है। यहाँ बात करें अपन मैनिया की, अपन बात करें हाइपर एलिवेशन ऑफ ब्रेन आपका होता है। साथ के साथ में ये एलिवेशन आपका हो रहा है जो क्या प्रोड्यूस करता है? आपका नेगेटिव आइडियाज़। कभी भी पॉजिटिव आइडियाज़ उसके अंदर नहीं आते। अगला अपन बात करें बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर दो तरह के सिम्टम्स आपके होंगे। एक तो आपका मैनिक साइकोसिस होगी और दूसरा आपकी डिप्रेसिव साइकोसिस अपन कह सकते हैं उसको। तो मैनिक जो फेज आपकी है उसके अंदर हाइपर एलिवेशन ऑफ ब्रेन आपका होगा और जो डिप्रेसिव फेज आपकी रहती है उसके केस में अपन कह सकते हैं कि 5-HT का लेवल या अपन का नॉरएड्रेनालिन का लेवल आपका कम हुआ है, या अपन ऐसे कह सकते हैं वो डिप्रेशन में जा चुका है। अब हम आगे देखें कि ड्रग की अपन बात करें। सबसे पहले ड्रग की अपन बात करें, जैसे अपन क्लासिफिकेशन किया था साइकेट्रिक इलनेस से रिलेटेड कौन कौन सी डिसऑर्डर आपके थे, ऐसे अपन देखे चले कि यदि अपन बात करें कि किस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के केस में कौन कौन सी ड्रग आपकी काम आएंगी, तो हम सबसे पहले अपन बात करें, यहां हमने लिख दिया ड्रग फॉर साइजोफ्रेनिया। इसका मतलब साइजोफ्रेनिया के केस में कौन कौन सी ड्रग को अपन काम में लेंगे और उन ड्रग्स को अपन क्या कहेंगे। जितनी भी ड्रग आपकी साइजोफ्रेनिया में काम आती हैं या साइजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में काम आती हैं उनको अपन कहते हैं, यहां लिख दिया हमने कॉल्ड, सबसे पहला एंटीसाइकोटिक, एक टर्म तो ये हो गई। दूसरी साइजोफ्रेनिया में काम आने वाली जो ड्रग आपकी है, एक तरफ एंटीसाइकोटिक कह दिया, दूसरी तरफ उसको अपन कहते हैं न्यूरोलेप्टिक। तीसरा उसका नाम आपका है मेजर ट्रैंकुलाइजर। मेजर ट्रैंकुलाइजर भी जो आपके हैं वो साइजोफ्रेनिया की ड्रग आपकी होंगी। और लास्ट में पर लिखते हैं उसको एटारेक्टिक। तो एटारेक्टिव है तो वो भी आपका साइजोफ्रेनिया की ड्रग है। यदि मेजर ट्रैंकुलाइजर है तो भी वो भी आपकी साइजोफ्रेनिया की ड्रग है। यदि एंटीसाइकोटिक है तो भी आपका साइजोफ्रेनिया की ड्रग है। यदि वो न्यूरोलेप्टिक है तो वो भी आपका साइजोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट में काम आने वाली ड्रग होगी। अब हम देखें कि ये जो ड्रग आपकी रहती है उसको अपन क्लासीफाई करें तो दो तरह से अपन क्लासीफाई करते हैं। एक तो ड्रग आपकी ऐसी जिनको अपन कहते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक, और जो दूसरी जो ड्रग आपकी रहती है उनको अपन कहते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ हमने देखा कि ड्रग फॉर साइजोफ्रेनिया को दो तरह से डिवाइड कर दिया। एक आपकी जो ड्रग है वो है टिपिकल एंटीसाइकोटिक, और दूसरी आपकी है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। अब इसमें देखना क्या है कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक किसको कहेंगे हम लोग और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक किसको कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे सिंपल सा है, एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो ड्रग आपकी D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी रहेगी, जो ड्रग आपकी D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी रखेगी उसको अपन कहेंगे टिपिकल एंटीसाइकोटिक। और जो ड्रग आपकी D2 रिसेप्टर के अलावा दूसरे रिसेप्टर पे काम करे तो उसको अपन कहते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। इसका मतलब टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो ड्रग आपकी रहती है उनको अपन कहते हैं D2 ब्लॉकिंग
एजेंट। इसका मतलब जितनी भी टिपिकल एंटीसाइकोटिक हैं वो D2 रिसेप्टर को ब्रेन के अंदर ब्लॉक करेंगी, इसलिए अपन कहते हैं उनको D2 ब्लॉकिंग एजेंट। अगला, यदि अपन बात करें एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की अपन बात करें तो ये जो ड्रग आपकी रहती है मेजरली अपन बात करें तो मेजरली ये जो ड्रग आपकी रहती है मेजरली 5-HT2 ब्लॉकिंग एजेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 5-HT पे या 5-HT2 पे ही काम करती हैं। ये ड्रग आपकी मेजरली 5-HT2 पे काम करती है और माइनरली अल्फा ब्लॉकिंग काम करती है, अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट। तो बात क्लियर हो गई कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो आपके थे वो आपके D2 ब्लॉकिंग एजेंट हैं और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो आपके हैं वो मेजरली काम कर रहे हैं 5-HT2 पे काम कर रहे हैं और माइनरली काम करते हैं वो आपके अल्फा रिसेप्टर पर। ये दोनों के दोनों कहाँ पे होंगे? आपके ब्रेन के अंदर। 5-HT2 भी आपका ब्रेन में होगा और अल्फा भी आपका ब्रेन के अंदर होगा। अल्फा के अंदर अपन बात करें अल्फा 1 भी हो सकता है और अल्फा 2 भी आपका हो सकता है। दोनों की प्रेजेंस आपकी ब्रेन के अंदर हो सकती है। अगला, अब हमने देखा कि एक एक करके लेके चलते हैं, एक तरफ एटिपिकल है और दूसरी तरफ आपका टिपिकल है। तो यहाँ पे अपन लेके चलते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो ड्रग आपकी रहती है उसके कुछ एग्जाम्पल आपके हैं वो अपन लेंगे। इसमें क्या होता है, दो तरह की ड्रग आपकी होंगी। एक तो आपकी होंगी ऐसी ड्रग जिसको पहली ड्रग अपन कहेंगे लो पोटेंसी ड्रग, ऐसी ड्रग जिनकी पोटेंसी कम होगी। और दूसरी जो ड्रग आपकी रहती है वो है हाई पोटेंसी ड्रग। यहां पे अपन बात करें कि ये जो पार्ट आपका है यहां पे हमने लिया, अब इसको ही डिस्कस अपन करें। एक तरफ लो पोटेंसी ड्रग है और दूसरी आपकी हाई पोटेंसी ड्रग है। लो पोटेंसी जो ड्रग आपकी रहती है उसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे अपन बात करें क्लोरप्रोमाजीन, इसको शॉर्ट में अपन कहते हैं CPZ, क्लोरप्रोमाजीन। दूसरी जो ड्रग आपकी रहती है वो है थायोरिडाजीन, थायोरिडाजीन। अगला अपन देखें क्लोरप्रोमाजीन जो आपकी है, इसके साथ में मैंने क्या कहा, लो पोटेंसी ड्रग आपकी है और मिनिमम पोटेंसी जो आपकी रहती है वो क्लोरप्रोमाजीन की होगी, वो मिनिमम पोटेंसी। इसका मतलब सबसे कम पोटेंसी वाली जो ड्रग आपकी रहती है टिपिकल एंटीसाइकोटिक के अंदर वो आपकी क्लोरप्रोमाजीन होगी। इसको याद रखना है। दूसरी आपको याद रखनी है, क्लोरप्रोमाजीन जो आपकी ऐसी ड्रग है जिसके थ्रू सेडेशन सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम सेडेशन। तो दो चीजें क्लियर होंगी, एक तो आपकी मिनिमम पोटेंसी है, दूसरी अपन बात करें इसकी थ्रू लेने के बाद में जो सेडेशन है वो सबसे ज्यादा होगा। क्लोरप्रोमाजीन जो आपकी है ये आपकी फिनोथायाजीन से रिलेटेड ड्रग, आपकी फिनोथायाजीन रिलेटेड ड्रग है। और थायोरिडाजीन भी आपका है, ये भी आपका फिनोथायाजीन से रिलेटेड ड्रग होगी। अब हम देखें थायोरिडाजीन के केस में बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। थायोरिडाजीन आपकी ऐसी ड्रग है जिसकी मैक्सिमम एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी रहती है, एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा थायोरिडाजीन के अंदर होगी। दूसरी अपन बात करें हाई पोटेंसी ड्रग की बात करें, मैंने क्या कहा, लो पोटेंसी वाली जो ड्रग आपकी रहती है उसके थ्रू सेडेशन सबसे ज्यादा होगा। और सेडेशन में भी अपन देखें क्लोरप्रोमाजीन के थ्रू सबसे ज्यादा होगा। क्लोरप्रोमाजीन के थ्रू क्यों होगा, क्योंकि इसकी पोटेंसी सबसे कम है। अगला अपन देखे चल रहे हाई पोटेंसी ड्रग। हाई पोटेंसी ड्रग आपकी जो है उसका सबसे बड़ी एग्जांपल आपका है वो है हेलोपेरिडोल जो आपकी ऐसी ड्रग है जिसको अपन हंटिंगटन कोरिया के केस में ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। हंटिंगटन कोरिया जो आपका है ये आपका एक तरह से जर्किंग मूवमेंट वाली
डिजीज या डिसऑर्डर आपका रहता है, इसमें इन्वोलेंट्री जर्किंग मूवमेंट आपका रहता है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले काम आने वाली ड्रग या मोस्ट प्रेफर्ड जो ड्रग आपकी होगी हैलोपेरिडोल। यहाँ पे अपन ने लिख दिया डीओसी इन हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया। पहले हैलोपेरिडोल को ड्रग ऑफ चॉइस माना करते थे साइजोफ्रेनिया के केस में, लेकिन आज की डेट में प्रेफरेंस ओलेंजापिन और क्लोजापिन को मिलता है। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन के अंदर हैलोपेरिडोल है और क्लोजापिन और ओलेंजापिन आपकी नहीं है, तो वहाँ पे अपन हैलोपेरिडोल को ड्रग ऑफ चॉइस या बेस्ट ऑप्शन मानेंगे। अगला अपन देखें, हाई पोटेंसी जो ड्रग आपकी रहती है, मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर हैलोपेरिडोल है, और हैलोपेरिडोल के केस में अपन देखें कि हैलोपेरिडोल जो आपका है, इसको हंटिंगटन कोरिया केस में मानते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। अब हमने देखिए कि हैलोपेरिडोल के केस में इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि हम बात करें हैलोपेरिडोल की। तो हैलोपेरिडोल जो आपकी है, ये आपकी मैक्सिमम पोटेंसी रखने वाली ड्रग है, और इसके थ्रू जो आपका होगा ईपीएस, इसका मतलब जो भी ड्रग आपकी हाई पोटेंसी कंटेन कर रही है, उसके थ्रू जो एडवर्स इफेक्ट आपके आएंगे सबसे पहले वो आपका क्या आएगा, ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, इसका मतलब सीधा सा है मूवमेंट रिलेटेड या मूवमेंट एसोसिएटेड डिसऑर्डर, जैसे पार्किंसन आपका हो सकता है, डाइकनेक्सिया आपका हो सकता है, डिकैथिया हो सकता है, या डिस्काइनेसिया आपका हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स आपके हैं वो किसके थ्रू आएंगे, हाई पोटेंसी ड्रग। तो हाई पोटेंसी वाली टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो ड्रग आपकी रहती है, उनके थ्रू ईपीएस सबसे ज़्यादा आता है। और ईपीएस में भी अपन बात करें, जो मैक्सिमम आपका है, मैक्सिमम ईपीएस जो आपका है वो हैलोपेरिडोल के थ्रू आएगा। इसका मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिम्टम्स आपके हैं वो सबसे ज़्यादा हैलोपेरिडोल के थ्रू आएंगे। याद रखने वाली बात की, एक तो आपका हंटिंगटन कोरिया के केस में हैलोपेरिडोल आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है। दूसरी बात, यदि मान के चलिए क्लोजापिन और ओलेंजापिन का ऑप्शन नहीं है और वहाँ पे हैलोपेरिडोल है, तो वो साइजोफ्रेनिया के केस में ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाएगी। अगला अपन लेके चल रहे हैं, अब इसमें जो अगली जो ड्रग अपन लेके चलेंगे, यहाँ पे अपन ले लिया टिपिकल एंटीसाइकोटिक के अंदर ही लेके चल रहे हैं हम। तो अगली जो ड्रग आपकी है, जैसे अपन बात करें अदर ड्रग टिपिकल एंटीसाइकोटिक में, इन टिपिकल एंटी साइकोटिक, जैसे प्रोक्लोरप्रोमाजीन, प्रोक्लोरप्रोमाजीन, ऐसे आपका है थायोथिक्सीन। ये भी ड्रग हैं जिनको अपन एज ए टिपिकल एंटी साइकोटिक अपन काम में लेके चलते हैं। ऐसे अपन बात कही थी कि ड्रोपेरिडोल, जब भी ड्रोपेरिडोल को नाम आता है तो आपको याद रखना है ये आपका ब्यूटायरोफिनोन है, ब्यूटायरोफिनोन है। और ब्यूटायरोफिनोन के केस में अपन हैलोपेरिडोल को भी लेके चलते हैं और ड्रोपेरिडोल को भी लेके चलते हैं। और ड्रोपेरिडोल जो आपका है, इसको अपन काम में लेते हैं एज ए न्यूरोलेप्टिक जनरल एनेस्थीसिया। न्यूरोलेप्टिक जनरल एनेस्थीसिया में अपन काम में लेते हैं, और वो भी अपन काम में लेते हैं किसके साथ में, विद फेंटेनिल। फेंटेनिल, जो फेंटेनिल है, फेंटेनिल जो आपका है उसके साथ अपन काम में लेंगे ड्रोपेरिडोल को। तो ड्रोपेरिडोल जो आपका है न्यूरोलेप्टिक जनरल एनेस्थीसिया के तौर पर काम आ रहा है, और किसके साथ में काम में ले रहे हैं हम, फेंटानिल के साथ में काम में लेंगे। अगला अपन देखे चले कि यदि अपन बात कर रहे थे एटिपिकल की, ये आपका टिपिकल एंटीसाइकोटिक हो गया। दूसरे अपन बात करें एटिपिकल की, अपन बात करें तो यहां पे हमने इसको मिटाया। तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं हम लोग, एटिपिकल
एंटी साइकोटिक। एटिपिकल एंटी साइकोटिक में पहले हमने बताया था ये काम होगा आपका मेजरली 5HT2 ब्लॉक। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ब्लॉकिंग आपकी होगी ब्रेन के अंदर वो 5HT2 रिसेप्टर की होगी। और दूसरा जो रिसेप्टर मैंने बताया था माइनरली आपका क्या हो सकता है, इसके अंदर एक तो आपका अल्फा 1 रिसेप्टर आपका हो सकता है, अल्फा 2 रिसेप्टर आपका हो सकता है। यहाँ पर ड्रग की अपन बात करें, एग्जाम्पल की अपन बात करें तो एक तरह से अपन लेके चलते हैं, पहला अपन लेके चलते हैं क्लोजापाइन। क्लोजापाइन, देखिए क्लोजापाइन का नाम जब आता है तो क्लोजापाइन से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए ये आपकी रिजर्व ड्रग है। रिजर्व ड्रग, साइजोफ्रेनिया के यदि ट्रीटमेंट अपन करना है तो उसके केस में एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के केस में रिजर्व ड्रग जो कहलाएगी आपकी क्लोजापिन कहलाएगी। क्लोजापिन रिजर्व ड्रग जो आपकी है इसलिए कहते हैं कि क्लोजापिन लेने के बाद में जो सीजर्स हैं, चाहे वो पेशेंट आपका एपिलेप्टिक है चाहे वो पेशेंट आपका नॉन एपिलेप्टिक है, उसके बावजूद भी जो सीजर्स हैं उसके प्रेसिपिटेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इसको रिजर्व करके रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे ही अपन देंगे। दूसरी जो ड्रग आपकी है ये क्लोजापिन ही, इसको अपन कहते हैं एंटी सुसाइडल। ऐसा पेशेंट है जो साइजोफ्रेनिक है और सुसाइडल अटेम्प्ट की सोच रहा है तो उसके केस में अपन जो ड्रग अपन काम में लेते हैं वो आपकी क्लोजापिन आपकी रहती है। दूसरी अपन बात करें तो क्लोजापिन जो आपकी है ये आपकी मोस्ट एफिकेशियस ड्रग आपकी है, मोस्ट एफिकेशियस, लेकिन फर्स्ट लाइन में अपन इसको काम में नहीं लेते। तो यहां पे हम ले देंगे नॉट यूज इन फर्स्ट लाइन। क्वेश्चन ही आता है कि हम फर्स्ट लाइन के तौर पर अपन काम में क्यों नहीं लेते। उसका एक सिंपल सा जो भी मैं बता चुका हूं कि रिजर्व ड्रग है और रिजर्व ड्रग के केस में अपन इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि क्लोजापिन लेने के बाद में चाहे पेशेंट आपका एपिलेप्टिक है चाहे वो आपका नॉन एपिलेप्टिक है, सीजर्स के प्रेसिपिटेशन के चांसेस बहुत सबसे ज़्यादा रहते हैं। एक दूसरी बात क्या है कि ये करता है आपका एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस इसका मतलब सीधा सा है अपने ब्लड के अंदर जो WBC का जो लेवल आपका है वो आपका कम होगा। तो एग्रेनुलोसाइटोसिस का मतलब होता है डिक्रीज WBC। तो WBC का जो लेवल आपका है वो क्लोजापिन के थ्रू कम हो जाता है। इस कारण से इसको अपन जब इमरजेंसी रहती है उस टाइम पे अपन काम में लेते हैं, इसलिए अपन कहते हैं इसको रिजर्व ड्रग। दूसरी मैंने बताया था एंटी सुसाइडल ड्रग आपकी है ये। एंटी सुसाइडल ड्रग मतलब एकमात्र ड्रग आपकी ऐसी है जिसको अपन एंटी सुसाइडल ड्रग मान के चलते हैं, वो आपकी क्लोजापिन। ठीक है, अगला अपन लेके चलते हैं कि क्लोजापिन के कंपेरिजन में दूसरी जो ड्रग आपकी है उसको अपन लेके चलेंगे, उसका नाम है ओलेजापिन। ये सब एटिपिकल में ही है। अगली जो ड्रग आपकी है ओलेंजापिन। ओलेंजापिन जो आपकी है ये, और दूसरी ड्रग आपकी है रिस्पेरिडोन। दोनों की दोनों ड्रग आपकी इक्वल एफिकेसी ड्रग है। इक्वल एफिकेसी, लेकिन यहां पे अपन बात करें ओलेंजापिन और रेस्पेरिडोन की अपन बात करें, ये प्रेसिपिटेशन जो सीजर्स का वो काफी कम करती हैं। इसका मतलब लीस प्रेसिपिटेशन ऑफ सीजर्स, इसलिए ओलेंजापिन को अपन जनरली अपन काम में ले लेते हैं, लेकिन क्लोजापिन को अपन इमरजेंसी के अंदर काम में लेते हैं, या अपन ऐसे बात करें उसको एज ए रिजर्व ड्रग के तौर पर अपन काम में लेते हैं। अगली जो ड्रग आपकी है एटिपिकल एंटी साइकोटिक के अंदर एक आपकी है क्विटियापाइन। ऐसी आपकी ड्रग है एसिनोपिन। एसिनोपाइन आपकी ऐसी ड्रग है जिसको अपन सबलिंगुअली अपन काम में लेते हैं। इसको काम में लेते हैं सब लिंगुअली,
और सबलिंगुअली काम में लेने का जो कारण है वो एक ही है, क्योंकि एसिनोप्रिन का जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपका वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए अपन इसको सबलिंगुअली काम में लेते हैं। ऐसे आपकी है एरिपिप्राजोल, एरिपिप्राजोल है, और एक आपकी है जिप्रासिडोन, तो अगली जो ड्रग आपकी रहेगी तो हमें याद रखना है क्लोजापिन हो गया, ओलेंजापिन आपका हो गया, क्लोजापिन हो जिसके बारे में अपन पहले बता चुके हैं, ओलेंजापिन आपका हो गया, रिस्पेरिडोन आपका हो गया, क्विटियापिन आपका हो गया, एसिनोपिन आपका हो गया, और एरिपिप्राजोल और जिप्रासिडोन। जिप्रासिडोन के केस में अपन को याद रखना है, ये याद रखना है, ये मिनिमम सिडेशन करता है और मिनिमम वेट गेन करता है, वेट गेन और सेडेशन के केस में सबसे सेफ जो ड्रग अपन मान के चलते हैं वो कौन सी आपकी जिप्रासिडोन। तो जिप्रासिडोन के केस में अपन याद रखना है, इसके थ्रू मिनिमम वेट गेन होगा और मिनिमम सेडेशन आपका होगा। मैक्सिमम सेडेशन की अपन बात करें तो क्लोरप्रोमाजीन आपकी करेगी, और बिल्कुल नहीं करेगी जो सेडेशन वो आपकी हेलोपेरिडोल होगी। तो हेलोपेरिडोल के केस में अपन याद रखना है कि उसके केस में कभी भी कोई सेडेशन आपका नहीं आता। हेलोपेरिडोल एकमात्र ड्रग है टिपिकल एंटीसाइकोटिक के केस में जिसमें किसी भी तरह का कोई सेडेशन नहीं आता। उसके अलावा जितनी भी जो ड्रग आपकी रहती हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक में चाहे अटिपिकल एंटीसाइकोटिक के केस में, सब में सेडेशन आता है, किसी में कम आता है तो किसी में ज़्यादा आता है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के केस में अपन लेके चल रहे थे जिप्रासिडोन ऐसी ड्रग है जिसके थ्रू मिनिमम सेडेशन आपका रहता है और मिनिमम आपका वेट गेनिंग आपकी रहती है। अगला अब हम देखें कि हमने एक तरफ लिया था टिपिकल एंटीसाइकोटिक और दूसरा अपना लिया था एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो यहाँ पे अपन देखें कि जब भी अपन टिपिकल एंटीसाइकोटिक काम में लेते हैं और या अपन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक काम में लेते हैं तो उनके थ्रू किस किस तरह के एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, चाहे वो आपका टिपिकल लिया हो चाहे वो आपका एटिपिकल एंटीसाइकोटिक लिया हो। तो यहाँ पे अपन देखें यहां हम लेके चल रहे हैं, यहां हमने लिख दिया इसको ADR। ADR का मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसका मतलब एडवर्स इफेक्ट आपके कौन कौन से हैं जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक के थ्रू आएंगे। इसमें अपन लेके चल रहे हैं, सबसे पहले अपन बात करें क्लोरप्रोमाजीन। जैसे ही नाम आता है क्लोरप्रोमाजीन का, हमें पता है कि आपकी ये लो पोटेंसी ड्रग है। जब लो पोटेंसी ड्रग है तो इसका मतलब सीधा सा इसके थ्रू मैक्सिमम सेडेशन होगा, मैक्सिमम सेडेशन आपका होगा। हमने बताया कि आपका D2 एक्टिंग है। जब D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी है इसका मतलब सीधा सा है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो डोपामाइन का लेवल आपका है वो आपका क्या होगा, कम होगा। जैसे ही कम होगा तो उस कंडीशन में प्रोलैक्टिन रिलीज आपका ज़्यादा होगा। जब प्रोलैक्टिन रिलीज आपका ज़्यादा होगा तो जितनी भी टिपिकल एंटीसाइकोटिक टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो ड्रग आपकी रहती है उनके थ्रू एक तो होगा गायनेकोमस्टिया, दूसरा आपका होगा गैलेक्टोरिया। गायनेकोमस्टिया जो आपका है वो मेल के अंदर होगा और गैलेक्टोरिया जो आपका है वो फीमेल के अंदर होगा। तो अपन को याद रखना है कि इसके अंदर जो प्रोलैक्टिन रिलीज या हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जो आपका है उसके कारण गायनेकोमस्टिया मेल के अंदर और गैलेक्टोरिया आपका फीमेल के अंदर होगा। वो किस कारण से हुआ है, क्योंकि D2 का जो लेवल D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी होने के कारण जो एक हार्मोन आपका रहता है जिसका नाम है PRIH, प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन, और वो बना रहता है आपका डोपामाइन का। जब डोपामाइन का लेवल आपका कम हो गया तो उसने इनहिबिटरी एक्शन आपका कम कर दिया या इनहिबिटरी एक्शन उसके अंदर नहीं रहा तो प्रोलैक्टिन जो आपका रिलीज ज़्यादा होगा। जब भी प्रोलैक्टिन आपका ज़्यादा रिलीज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेल के अंदर गायनेकोमस्टिया और दूसरा फीमेल के अंदर गैलेक्टोरिया। यहाँ पे अपन तो ये क्लोरप्रोमाजीन का था। इसमें याद रखना है आपको मैक्सिमम सेडेशन और दूसरा आपका वेट गेन। अगला यदि थायोरिडाजिन की अपन बात करें, रीडाजिन, थायोरिडाजिन आपकी ऐसी ड्रग है
जिसके अंदर मैक्सिमम एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी होगी। जब मैक्सिमम एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी है, इसका मतलब मान के चलिए एंटी कोलिनर्जिक जो एक्शंस आपके रहते हैं, इसको अपन लेके चलते हैं। आपका ड्राई माउथ होगा, हमने ब्लड ऑफ विजन होगा, तीसरा आपका कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन, और यूरिनरी रिटेंशन होगा। ये सारे के सारे एक्शन कौन से हैं आपके? एंटी कोलिनर्जिक। इसका मतलब थायोरिडाजिन के अंदर मैक्सिमम एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी होती है, इस कारण से एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट आपके आएंगे। एक आपका ड्राइनेस आएगा, ब्लड ऑफ विजन आपका आएगा, कॉन्स्टिपेशन आपका आएगा, और यूरिनरी रिटेंशन आपका आएगा। ठीक है, अगला अपन देखें कि थायोरिडाजिन के केस में एक काम और होता है आपका, जिसको अपन कहते हैं रेटिनल डैमेज। टिपिकल एंटीसाइकोटिक के अंदर थायोरिडाजिन आपकी ऐसी ड्रग है जिसकी मैक्सिमम एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी रहती है, और साथ के साथ में क्या करती है? रेटिनल डैमेज करती है। रेटिनल डैमेज आपको क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या कर रही है? ब्लड ऑफ विजन कर रही है। तो ब्लड और विजन के कारण क्या होगा? रेटिनल डैमेज आपका होगा। तीसरा अपन बात करें, ये ड्रग आपकी ऐसी रहती है जो हमेशा क्या करती है? इजैकुलेशन को इनहिबिट करती है। इनहिबिट इजैकुलेशन। इसका मतलब जो ड्रग आपकी इजैकुलेशन को इनहिबिट कर रही है या इजैकुलेशन को प्रोलॉन्ग कर रही है, तो उस कंडीशन में इस ड्रग को अपन एक तरह से सेक्सुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से काम में लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं यूज्ड इन सेक्सुअल परफॉर्मेंस। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक में थायोरिडाजिन आपकी ऐसी ड्रग है जिसको सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए अपन काम में लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? एजैकुलेशन को इनहिबिट करती है। और ये एजैकुलेशन को इनहिबिट कैसे करेगी? ये हमेशा अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी आपकी रखती है। तो अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी के कारण ही ये आपका एजैकुलेशन आपका इनहिबिट होगा। तो एजैकुलेशन किस कारण हो रहा है आपका? अल्फा 1 ब्लॉक। तो यहाँ पे एजैकुलेशन जो आपका इनहिबिट हो रहा है वो किस कारण से होगा? अल्फा 1 ब्लॉकिंग एक्टिविटी के कारण। क्लोरप्रोमाजिन, थायरोडिजिन। अगली अपन बात करें, अगला जो एडवर्स इफेक्ट आपका है वो आपका है पार्किंसन। पार्किंसन, देखिए जब भी आपने कोई भी टिपिकल एंटीसाइकोटिक आपने काम में लिया है तो उसमें पार्किंसन या अपन कहें ईपीएस का पार्ट आपका पार्किंसन है। ये पार्किंसन से रिलेटेड जो सिम्टम्स आपके वो डेवलप होंगे, और ये आपके डेवलप होते हैं 1 to 4, या अपन ऐसे कहें बिटवीन 1 to 4 वीक ऑफ थेरेपी। इसका मतलब जो पार्किंसन से रिलेटेड सिम्टम्स आपके होंगे, या अपन कहें पार्किंसन का मतलब क्या होता है? डोपामाइन का लेवल आपका ब्रेन के अंदर कम हो चुका है। और वो ब्रेन के अंदर डोपामाइन का लेवल आपका कम क्यों हो चुका है? क्योंकि आपने जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक काम में लिए थे वो D2 ब्लॉकर थे। इसका मतलब डोपामाइन पे काम कर रहे थे, और तो ब्लॉकिंग एक्टिविटी होने के कारण डोपामाइन का ब्रेन के अंदर जो लेवल आपका कम होगा। और जब भी ब्रेन के अंदर डोपामाइन का लेवल आपका कम होता है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? पार्किंसन कहते हैं। ठीक है, तो पार्किंसन की जो सिम्टम्स आपकी वो आपके 1 से लेकर के चौथे वीक का जो टाइम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपके आते हैं। फिर अगला जो आपका है वो है मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम जो आपकी रहती है, इसके अंदर अपन देखें तो हमेशा जो पार्ट आपका रहता है ये आपका जर्क रिलेटेड होगा।
ये आपका इनवॉलेंट्री जर्क मूवमेंट रहता है, इनवॉलेंट्री जर्क मूवमेंट। अब मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम जो आपका रहा है उसके केस में जो ये कब आएगा, जब आप टिपिकल एंटी साइकोटिक काम में ले रहे हैं। अगला जो आपका है, अगला अपन लेकर चलते हैं इसके अंदर, वो आपका टार्डिव डिस्काइनेसिया। टार्डिव डिस्काइनेसिया का मतलब होता है कि कोई पेशेंट इनवॉलेंट्रली उसके अंदर मूवमेंट होता है, तो उस कंडीशन में जो चिक वगैरह है और टीथ वगैरह है, तो उस कंडीशन कभी कभार क्या होता है, चिक को काट लेता है, तो इसको अपन कहते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया। तो टार्डिव डिस्काइनेसिया की जो कंडीशन आपकी रहती है, ये किसके थ्रू होगी, आपकी टिपिकल एंटी साइकोटिक के थ्रू। अब यहाँ पे यदि आपका मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम आपका हुआ है, तो यहाँ पे अपन डीओसी अपन काम में लेते हैं, वो आपकी है डेंट्रोलिन। तो डेंट्रोलिन जो आपकी है, इसको अपन काम में लेते हैं मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम के केस में, ठीक है। दूसरी अपन बात करें टार्डिव डिस्काइनेसिया जो आपका रहता है, जिसके अंदर अपन कह रहे हैं पर्पजलेस, ये क्या है आपका पर्पजलेस इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ये किसके थ्रू है, टिपिकल एंटी साइकोटिक के अंदर। तो हमने याद रखने वाली जो चीज़ है वो क्या है आपका, कि सबसे पहले याद रखना अपन को, सिडेशन होगा, वेट गेन आपका होगा, पार्किंसन आपका होगा, गायनेकोमस्टिया आपका होगा, गैलेक्टोरिया आपका होगा, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम आपका होगा। मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम जो आपका रहता है उसके केस में अपन डेंट्रोलिन अपन काम में लेते हैं। टार्डिव डिस्काइनेसिया जो आपका है, ये भी आपका टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग के थ्रू होगा। तो टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग के थ्रू जितने भी आपके एडवर्स इफेक्ट आपके आते हैं, उसको अपन एक एक करके स्टडी किया, जिसको अपन दोबारा से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। यदि बात करें क्लोरोप्रोमाजिन की, तो वहाँ पर सेडेशन होगा, वेट गेन होगा। यदि बात करें अपन थायरोइडाजिन की, तो वहाँ पर अपन एंटीकोलिनर्जिक एक्शन आपके आएंगे। दूसरा आपका रेटिनल डैमेज आपका होगा, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन आपके आएंगे। फिर हमने बताया था ईपीएस की अपन बात कर रहे थे, तो ईपीएस के अंदर पार्किंसन आपका आएगा, या अपन कहें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम जो आपका रहता है उसके अंदर क्या आएगा, आपका पार्किंसन आएगा। दूसरा आपका टार्डिव डिस्काइनेसिया आपका आएगा। तो पार्किंसन जो आपका है, उसमें याद रखने वाली बात यह है कि आपको 1 से 4 वीक के बीच में जो सिम्टम्स आपके सबसे ज़्यादा आएंगे। तो ये ओवरऑल सिम्टम्स आपके थे जो कि रिलेटेड थे टिपिकल एंटी साइकोटिक से। अब हम बात करें एटिपिकल जो आपके हैं, एटिपिकल की अपन बात करें, एटिपिकल में अपन बात करें, एक तो आपका है क्लोजापिन। तो क्लोजापिन जो आपका है, मैंने पहले बताया था, ये क्या करता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ सीजर, एक बात। दूसरा करता है आपका एग्रेनुलोसाइटोसिस। ये मैं पहले बता चुका हूं। क्लोजापिन आपकी रिजर्व ड्रग है और इसको एंटी सुसाइडल ड्रग के तौर पर भी अपन काम में लेते हैं। ये क्लोजापिन जो आपकी पोटेंट ड्रग की कैटेगरी में आपकी आती है, लेकिन एज ए फर्स्ट लाइन अपन काम में नहीं लेते, ठीक है। और दूसरा अपन बात करें एडवर्स इफेक्ट की, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ऑफ सीजर आपका होगा, इसलिए अपन इसको रिजर्व ड्रग अपन कहते हैं। एग्रेनुलोसाइटोसिस आपका होगा, जिसके अंदर WBC का लेवल कम होगा। अगला अपन बात करें ओलेंजापाइन। ओलेंजापाइन का जो सबसे पहले जो एडवर्स इफेक्ट आपका है वो है वेट गेन और लीस्ट सीजर प्रेसिपिटेशन जो आपका है ओलेंजापिन का के केस में काफ़ी कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ क्लोजापिन के केस में सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन आपका रहता है और ओलेंजापिन के केस में कम प्रेसिपिटेशन आपका रहता है। तो ये जो ओवरऑल एडवर्स इफेक्ट आपके थे वो एटिपिकल और टिपिकल एंटी साइकोटिक से रिलेटेड आपके थे।
तो ये पार्ट आपका था जिसको अपन कह रहे हैं ड्रग यूज इन साइजोफ्रेनिया।